हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं। तो आज चौथा चैप्टर है भारत की मिट्टियाँ और वनस्पति से संबंधित। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए। और इसके अलावा हिस्ट्री का भी हम लोग सीरीज चला रहे हैं और अन्य सब्जेक्ट का भी हम लोग कवर करने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का सीरीज चला रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। और अगर आप लोग इसका चैप्टर पढ़ाए नहीं हो तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप लोग खान सर जी का जाके वीडियो देख लीजिए। खान सर जी का फ्री में वीडियो देखने के लिए आप लोग जाइए और प्लेलिस्ट सर्च कीजिए यूट्यूब पर खान सर जी ज्योग्राफी प्लेलिस्ट, और या फिर हिस्ट्री प्लेलिस्ट। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो आप पहले सर्च कीजिए और क्लास कर लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कीजिएगा। क्योंकि क्लास आप नहीं कीजिए रहेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आएगा। तो पहले जाके क्लास कीजिए, मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर कि भारत की मिट्टी सिर्फ धरती नहीं हमारी संस्कृति की जड़ है और वनस्पति जो जीवन की सांसें है। आइए इन सवालों के जरिए प्रकृति से जुड़े और परीक्षा की तैयारी को नई ऊर्जा दें। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो वो है भाई क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में चावल होता है, ये सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती है, लगभग 28% तक ये है। उसके बाद है काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो वो है काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, रेगुर मिट्टी या फिर काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। उसके बाद है जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किस नदी तंत्र में पाई जाती है? तो वो है गंगा ब्रह्मपुत्र। यूपी बिहार पश्चिम बंगाल और इधर ब्रह्मपुत्र पूर्वी राज्यों में ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जहाँ चावल की खेती होती है। उसके बाद है लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग कैसे होता है? तो वो लाल ही होता है। लाल मिट्टी लाल ही होता है। लोहे का एक्चुअल कलर भी लाल ही होता है जब वो रॉ मटेरियल में रहता है, उसको निकालने के बाद लोहे का फॉर्म दिया जाता है। इसके बाद है लेटराइट मिट्टी किस प्रकार की जलवायु में बनती है? तो वो है आर्द्र और गर्म। ये लेटराइट मिट्टी आर्द्र और गर्म मिट्टी की जलवायु में बनती है। उसके बाद है काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो वो है कपास। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है और ये गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पे सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है। उसके बाद है रेतीली मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो रेतीली मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान का आधा से ज्यादा क्षेत्रफल रेगिस्तान ही है। उसके बाद है जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता का मुख्य कारण क्या है? तो वो है नदी द्वारा लाया गया गाद। जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता का मुख्य कारण है नदी द्वारा लाया गया गाद। नदी जो अपने साथ गाद लाती है, मतलब कचरा, उसके लिए कचरा होता है लेकिन उसमें खाद्य पदार्थ बहुत ज्यादा होता है। इस कारण जमीन की उर्वरता शक्ति बहुत बढ़ जाती है। इसके बाद भारत में लेटेराइट मिट्टी किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो वो है केरल। लेटेराइट मिट्टी केरल में अधिक पाई जाती है जिस कारण उधर मसाला आसानी से उग जाता है। लेटेराइट मिट्टी में मसाला बहुत ही आसानी से हो जाएगा जहाँ नदियों का दलदली क्षेत्र है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र, इस तरह मसाला और चाय आसानी से होता है। इसके बाद कौन सी मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है? तो वो है लेटेराइट। लेटेराइट अम्लीय प्रकृति की होती है, ये पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। उसके बाद है जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो वो है कैल्शियम। जलोढ़ मिट्टी में कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद है भारत में काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो वो है आग्नेय चट्टान। सबसे मजबूत होता है आग्नेय चट्टान, उसके टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है और ये कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है काली मिट्टी। उसके बाद लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो वो है चूना मिलाया जाता है। लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए चूना मिलाया जाता है, याद कर लीजिए। उसके बाद कौन सी मिट्टी जल धारण क्षमता में सबसे अधिक होती है? तो काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी जल धारण क्षमता में सबसे अधिक होती है? तो वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी सबसे ज्यादा पानी का अवशोषण करता है, उस पानी को अब्जॉर्ब करके रखे रहता है। उसके बाद भारत में कौन सी मिट्टी सबसे कम उर्वर होती है? तो वो है रेतीली। रेतीली मिट्टी भारत में सबसे कम उर्वर होती है, यानी कि यार इसमें खेती करना इम्पॉसिबल है लगभग। रेगिस्तान में, राजस्थान में रेतीली मिट्टी है, उसमें खेती नहीं होता है। काली मिट्टी का पीएच स्तर कैसा होता है? तो वो है क्षारीय। काली मिट्टी क्षारीय होता है। काली मिट्टी का पीएच 7 के ज्यादा होता है, 8-9 के करीब में रहता है, तो वो है क्षारीय हो जाता है। उसके बाद है कौन सी मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए क्षमता सबसे कम होती है? तो वो है रेतीली। ऑफकोर्स रेतीली नमी को रखेगा ही नहीं, सीधा नीचे जाने देगा पानी को, तो वहाँ पे खेती करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। भारत में मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? तो ये है ICAR। ICAR मिट्टी के वर्गीकरण का काम करता है। भारत में मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? तो ये है ICAR।
इसके बाद है कौन सी मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, तो ये है जलोढ़। जलोढ़ में जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यहाँ पे कई तरह के फसल उगाए जा सकते हैं। जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड की साइड इधर देख सकते हो आप, हर फसल, बहुत तरह के फसल इधर उगाए जाते हैं। उसके बाद है भारत में मिट्टी संरक्षण का कार्य कौन सी संस्था करती है। भारत में मिट्टी संरक्षण का कार्य कौन सी संस्था करती है, तो वो है ICAR। यही मिट्टी के बांटता भी है कई भागों में। तो और इसके बाद है कौन सी मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, तो वो है क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है। कौन सी मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, तो क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी काली मिट्टी को भी कहा जा सकता है। उसके बाद है भारत में कुल कितनी प्रमुख प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, तो वो है 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। वो आप लोग कमेंट करके बताओ वो 6 कौन सी मिट्टी है जो इंडिया में पाई जाती है। उसके बाद कौन सी मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, तो वो है रेतीली मिट्टी। जहाँ भाई रेतीली मिट्टी है उसको पानी वो टिकेगा ही नहीं, तो रोज उधर पटाना पड़ेगा, पानी उसको फसल को रोज देना पड़ेगा। उसके बाद है कौन सी मिट्टी में गहराई अधिक होती है, तो ये है काली मिट्टी में गहराई अधिक होती है। ये पानी को सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, इसीलिए यहाँ पे मिट्टी बहुत ही तगड़ा रहता है, काली मिट्टी। भारत में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो रासायनिक खाद भी डाला जाता है, जैविक खाद भी डाला जाता है। पहाड़ों पर तो जैविक खाद ही डाला जाएगा। उसके बाद फसल चक्र, मतलब फसल खराब हो गया तो उसी में कुचल दिया जाता है। ये सारे विधि उपयोग किया जाता है। सभी भारत में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए ये सभी तरीके अपनाए जाते हैं। इसके बाद भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैली वनस्पति कौन सी है, तो वो है पर्णपाती वन। वनस्पति मतलब पेड़ पौधा कौन सा है, तो वो है पर्णपाती वन। ये जंगल में जो भी पेड़ पौधे रहता है, सीधा और लंबा पेड़, उसको पर्णपाती वन कहते हैं। उसके बाद शंकुधारी वन मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं हिमालय क्षेत्र में ये पाया जाता है, जहाँ पे बर्फ गिरता है। तो शंकुधारी पेड़ उसको पेड़ पे टिकने नहीं देता है और उसको नीचे गिरा देता है। अगर हमारे यहाँ का पेड़ पे बर्फ गिरेगा तो ये पेड़ खत्म ही हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर ढक जाएगा ना, पेड़ जता के मर जाएगा। सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन के लिए सुंदरवन वनस्पति प्रसिद्ध है, मैंग्रोव वन। उसके बाद है मैंग्रोव वन किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो वो है दलदली क्षेत्र में। ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में ये मैंग्रोव वन पाया जाता है। ये नदी, जहाँ बहुत ज्यादा नदी है, बंगाल और बांग्लादेश में देख रहे हो बहुत ज्यादा नदी है, तो इधर मैंग्रोव का वन पाया जाता है। भारत में वनस्पति का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो वो है जलवायु के हिसाब से भी किया होता है, मिट्टी के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से, लगभग सब ये सारे ही तरीकों पर मिट्टी का वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण मतलब बांटना, कि मिट्टी को जलवायु के हिसाब से बांटा जाता है, और मिट्टी के हिसाब से कैसी मिट्टी है, और ऊंचाई के हिसाब से पहाड़ी है, नीचे है, दलदली है, ये सब के हिसाब से मिट्टी का वर्गीकरण किया जाता है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय वन किस राज्य में अधिक पाए जाते हैं, तो वो है केरल। उष्णकटिबंधीय, उष्ण मतलब होता है गर्मी, एक तरह से कह सकते हो जहाँ की जहाँ सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ता है, वहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। तो यहाँ पे केरल, अगर यहाँ पे तमिलनाडु इस साइड के कर्नाटक, ये क्षेत्र भी अगर इसमें होता तो ये सारे ही आते उष्णकटिबंधीय में। वो सब जहाँ पे सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ता है वो सारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सदाबहार वन में आते हैं। वहाँ का पेड़ बहुत मजबूत रहता है और बहुत बड़ा, जैसे चंदन का पेड़। पर्णपाती वन किस जलवायु में पाए जाते हैं, तो वो है डी, मानसूनी में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन जहाँ पे बारिश ज्यादा होता है, वहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और ये लगभग पूरा इंडिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि आप यूपी बिहार में जो वन मिलता है वही पर्णपाती वन उसे ही कहा जाता है, जहाँ पे सभी प्रकार के आपको पेड़ पौधे मिलेगा। बारिश की आवश्यकता इसको ज्यादा रहता है। उसके बाद भारत में वनस्पति की विविधता का मुख्य कारण क्या है, तो वो है जलवायु विविधता। वनस्पति की विविधता मतलब जहाँ जैसा जिसको पानी मिलेगा वहाँ पे वैसा पेड़ उगेगा, और यही जलवायु विविधता है। जहाँ जिस प्रकार का पेड़ पौधा रहेगा नदी के क्षेत्र में, वहाँ पे नदी जैसा मतलब वैसा पेड़ रहेगा। पहाड़ों पर आता है शंकु जैसा पेड़, ताकि वो रोके बर्फ को। इसके बाद किस वनस्पति क्षेत्र में साल और टीक के वृक्ष पाए जाते हैं, तो वो पर्णपाती पर्णपाती वन किस वनस्पति क्षेत्र में साल और टीक के वृक्ष पाए जाते हैं, तो वो है पर्णपाती। साल का वृक्ष ये बहुत ही, ये सब मजबूत होता है और बड़ा पेड़ होता है। ये सब बहुत मजबूत पेड़ है और ये पर्णपाती वन में पाया जाता है। पर्णपाती वन में सभी प्रकार के वैसे पेड़ लगभग मिल जाता है, बहुत प्रकार का। भारत में वन सर्वेक्षण किस संस्था द्वारा किया जाता है, तो वो है FCI। FCI में
के अंतर्गत वन का सर्वेक्षण किया जाता है। एफसीआई के अंतर्गत वन सर्वेक्षण किया जाता है। उसके बाद हिमालय क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो वो है शंकुधारी, ताकि वो बर्फ को नीचे गिरा दे। शंकुधारी हिमालय क्षेत्र में जब बर्फ गिरता है तो वो पेड़ पे टिकने ना दे बर्फ को और बर्फ को नीचे गिरा दे। उसके बाद है मरुस्थलीय वनस्पति में कौन से पौधे पाए जाते हैं, तो वो है कैक्टस। रेगिस्तान में आप जाओगे तो सिर्फ कटीले पेड़ ही मिलेगा, जिसमें कांटेदार पेड़ बहुत, उसको कैक्टस बोलते हैं। और कैक्टस का पेड़ तो आप लोग देखे हो जिसमें कांटा बहुत ज़्यादा रहता है। भारत में वन क्षेत्र का प्रतिशत लगभग कितना है, तो ये है 21%। बहुत ही ज़्यादा लो हो गया है और दिन प्रतिदिन वन हमारे देश में घटता ही जा रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने हर इंसान को कहता है कि एक पेड़ लगाओ माँ के नाम, और पेड़ लगाना भी चाहिए। हमारे देश में वन बहुत ही कम है, रिकमेंडेड रहता है कम से कम 34% लगभग रहना चाहिए इंसान के ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत पेड़ का प्रतिशत बहुत कम है, सिर्फ 21%। उसके बाद है 39 का, किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, तो वो है मध्य प्रदेश। एमपी में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, लगभग 35% के करीब। उसके बाद किस राज्य में सबसे अधिक वन पाया जाता है, तो वो है मध्य प्रदेश में। किस प्रकार की वनस्पति को मानसून वन कहा जाता है, तो वो है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन को मानसून मतलब वर्षा के हिसाब से वहाँ पे वन हो, पेड़ पौधों को वर्षा की जरूरत हो, वहाँ पे पर्णपाती वन उसे कहते हैं। उसके बाद है भारत में वन नीति पहली बार कब लागू हुई, तो वो है ये 1952 वन नीति जो है 1952 में लागू हुआ। भारत में वन नीति कब लागू हुआ पहली बार, तो 1952 में। उसके बाद किस वनस्पति क्षेत्र में वर्ष भर हरियाली रहती है, तो यह है सदाबहार वन। सदाबहार में हम सूरज का रोशनी नीचे दिखता ही नहीं है, पूरा साल यहाँ पे हरियाली ही रहेगा कि नीचे का सूरज का रोशनी दिखेगा ही नहीं। किस वनस्पति क्षेत्र में पत्तियां शरद ऋतु में गिरती है, तो वो है पर्णपाती वन। पर्णपाती जहाँ पे वर्षा होती है वहाँ पे जब सर्दी आ जाता है तो वो पतझड़ आ जाता है, एक तरफ से उसका ऊर्जा उसको बचाने के लिए अपना गिरा देता है पेड़ सारा। उसके बाद भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो वो है 1972। वन्य जीव, ये देखिए वन्य जीव मतलब जंगल में रहने वालों जीवों की सुरक्षा जरूरी है, इसके लिए 1972 में नियम लागू किया गया था। इसके बाद है किस वनस्पति क्षेत्र में दलदली भूमि होती है, तो वो है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है। मैंग्रोव वन दलदली भूमि, यहाँ पे नदी बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से यहाँ पे मैंग्रोव वन बनते हैं। नदी के गाद पर जो वन बन जाता है उसको कहा जाता है मैंग्रोव वन। उसके बाद किस वनस्पति क्षेत्र में देवदार और चीर के वृक्ष पाए जाते हैं, तो वो है शंकुधारी वन। चीर का पेड़ और देवदार का पेड़ आपको हिमालय और ये क्या बोलते हैं उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में ही मिलेगा और हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश हिमालय क्षेत्र में के आसपास ही मिलेगा ये देवदार और चीर के पेड़। ये सीधा और बहुत लंबा पेड़ रहता है। इसके बाद है किस वनस्पति क्षेत्र में देवदार और चीर के वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये तो शंकुधारी वन है, ये तो आपको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। भारत में वन्य जीवों की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है, तो वो है WII। भारत में वन्य जीवों की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है, तो ये है WII। भारत में वन्य जीवों की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है, तो यह है WII। उसके बाद है किस वनस्पति क्षेत्र में सबसे अधिक जैव विविधता होती है, तो वो है भाई सबसे सदाबहार में। सदाबहार इसमें सभी प्रकार का वन पाया जाता है और ये बहुत ही घना जंगल होता है, एक तरह से जैव विविधता। जंगल में बहुत ज़्यादा जानवर और बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे रहेगा, तो ये विविधता मतलब होता है डाइवर्सिटी, मतलब बहुत ज़्यादा जीव जंतु पेड़ पौधे एक जगह आपको मिले, तो वो सदाबहार में वन में पाया जाता है। इंडिया में ये बहुत कम है वैसे कहा जाए। किस वनस्पति क्षेत्र को जैव विविधता का खजाना कहा जाता है, तो ये है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में थोड़ा सा है। इस पश्चिमी घाट यहाँ पे पूरा लाइन है ऐसे करके, महाराष्ट्र से लेकर ये तमिलनाडु तक। उसके बाद भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1980 में। पूरे वन का संरक्षण का अधिनियम 1980 में लागू हुआ था और जीव जंतु का संरक्षण 1972 में लागू हुआ था। और पेड़ पौधों का एक तरह से संरक्षण कह सकते हैं शुरू में 1952 में लागू हुआ था। तो ये हमारा जियोग्राफी का चौथा चैप्टर भारत की मिट्टियाँ और वनस्पति भी कंप्लीट हो चुका है। और इसी तरह अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना चाहते हैं तेजी से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये प्लेलिस्ट जाकर चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग कंटिन्यूअसली
और स्टेप बाय स्टेप एक तरह से हम लोग अपलोड करते हैं वीडियो को, ताकि आप लोग उसको फ़ायदा उठा सके। तो आप जाइए और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। ठीक है, आज का इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से। थैंक यू।